किसी भी सिविलाइज सोसाइटी का बैकबोन होती हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनका मेन काम होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना काम कर सके। इंडिया में ढेरों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे सीबीआई, रॉ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और भी कई सारे। और इन्हीं का पार्ट होती हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इन्वेस्टिगेशन, इसका क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी करना, फैक्ट फाइंड करके उसे रिपोर्ट करना। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की जांच तीन सेंट्रल लेवल एजेंसीज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सीबीआई को। व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू जब ड्रग अब्यूज़ की बात सामने आने लगी तो एंट्री हुई एनसीबी की, और आगे जाकर जब पैसों की घोटाले की बात सामने आई तो एंट्री हुई ईडी की। आज की इस वीडियो में हम इन तीन सेंट्रल लेवल एजेंसीज के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया की ड्रग लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, जिसे बनाया गया था 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और ये अफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। करंटली एनसीबी के चीफ हैं मिस्टर राकेश अस्थाना, और एनसीबी को बनाया गया था एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। वैसे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 में भी मिलेंगे, जो इलीगल ड्रग्स और ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करने की ड्यूटी स्टेट को देता है। अब अगर एम्स की 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो वो ये कहती है कि इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैनबिस या ओपियोइड्स कंज्यूम किया है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, आसाम, सिक्किम, दिल्ली, यूपी, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ड्रग अब्यूज़ की रैंकिंग को टॉप करते हैं। इन स्टेट्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? इंटरनेशनल बाउंड्रीज। लोगों का ये कहना है कि अगर इंडिया को इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग की लड़ाई जीतनी है तो उसे सबसे पहले अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को सिक्योर करने की ज़रूरत है, इस सप्लाई चेन को काटने की ज़रूरत है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि मेरे चैनल में यंग ऑडियंस, कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा है, तो एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि करंटली गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट, और वो सारे इनिशिएटिव्स दो चीज़ों की बात करते हैं। पहला है एजुकेशन। इंडिया में सेक्स एजुकेशन की तरह ड्रग अवेयरनेस भी एक टैबू टॉपिक है। स्कूल्स की तो छोड़िए, कॉलेजेस में भी ड्रग अवेयरनेस को लेके कोई चीज़ नहीं की जा रही है। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो ड्रग अब्यूज़ की मेजर शिकार बनती है यंगर जनरेशन, स्टूडेंट्स या रीसेंट ग्रेजुएट्स, क्योंकि इन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में कॉमन सेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अब इंडिया एज अ सोसाइटी की अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस या ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट की बात करें तो रिसेंटली हमने ये देखा है कि जैसे ही बच्चों के रिजल्ट आते हैं आप तुरंत कॉल करके उनसे रिजल्ट नहीं पूछते, क्योंकि आपको समझ में आने लगा कि एक शेमिंग का पार्ट है, ये नहीं करना चाहिए, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो अगर आपको सोसाइटी से छोटी या बड़ी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है। और इंडिया में शेमिंग का जो गिल्टी प्लेजर है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं। तो एनसीबी, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, सीबीआई, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट और डिफरेंट इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करता है। अब अगर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की बात करें तो इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट बहुत सारे यूएन कन्वेंशंस की इंडिया सिग्नेटरी है, जैसे 1961 की यूएन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1971 की यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, वैसे ही 1988 और 2000 की भी यूएन कन्वेंशंस की इंडिया सिग्नेटरी है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो इंडिया में 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई। बाद में संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसने सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट रिकमेंड किया। पहले सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर था, पर अब वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर है। चलिए सीबीआई के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है, जो आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर। पर जब भी सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के किसी मैटर को डील करता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के नहीं, पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर आता है। अब सीबीआई में भी 3 मेन डिविजन्स हैं, एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस का, दूसरा एंटी करप्शन का
और तीसरा स्पेशल क्राइम डिवीजन का। सीबीआई सीरियस नेचर के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है जिनका नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर सीबीआई उन केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करता है जिनकी पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। तो ये था सीबीआई का स्ट्रक्चर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, जिसकी प्रेजेंट डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। वैसे मिस्टर डीपी कोहली को सीबीआई का फाउंडर कहा जाता है, जिन्होंने 1963 से 68 में सीबीआई की ऑफिस को एज अ डायरेक्टर सर्व किया है। सीबीआई से रिलेटेड दो और चीजें जान लेते हैं। पहला है आरटीआई। तो 2012 में सीबीआई को आरटीआई के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर कवर किया गया था, बट एज ऑफ नाउ सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई। सीबीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर कवर नहीं होती। दूसरा है इंटरपोल, जो वर्ल्ड वाइड क्राइम कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनके लिए इंडिया में टच पॉइंट है सीबीआई, जो एज नेशनल कंट्रोल ब्यूरो एक्ट करता है। तो इंटरपोल के लिए इंडिया में टच पॉइंट है सीबीआई, जो एक्ट करता है एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सीबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो भनवारी देवी मर्डर केस हो या सत्यम स्कैम हो। पर हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह सीबीआई की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, और सीबीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी खुद की ऑटोनॉमी, उसकी इंडिपेंडेंस। चलिए बात करते हैं 1997 के एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, विनीता नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंडिपेंडेंस, उसकी ऑटोनॉमी पर क्वेश्चन उठाया था। ये केस रिलेट करता है हवाला स्कैम से, जिसमें बहुत सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट्स का नाम करप्शन और ब्राइबरी के मामले में सामने आया। इस केस में ये सामने आया कि गवर्नमेंट के एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल लोगों के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है और ये केस फाइल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीबीआई हैज फेल्ड इन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ पब्लिक करप्शन, और सीबीआई की ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस दिए और सीबीआई को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के सुपरविजन में डाला। अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो फॉर्मर डायरेक्टर आलोक वर्मा, रंजीत सिन्हा, एपी सिंह, इन सब का नाम अब्यूज ऑफ अथॉरिटी या फिर करप्शन के चार्जेस में सामने आता रहा है। कोलगेट स्कैम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पे कमेंट करते हुए ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, सीबीआई उनके हाथ की कठपुतली बन जाती है, क्योंकि सीबीआई पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रोल रहता है। सीबीआई की इंडिपेंडेंस पर कमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई हैज बिकम स्टेट्स पैरेट। अब सीबीआई की अपॉइंटमेंट कमेटी को भी देख लेते हैं, जिसमें होते हैं 3 लोग। पहले हैं प्राइम मिनिस्टर, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। दूसरे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ लोकसभा। और तीसरे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे जज जिनको चीफ जस्टिस ने ही रिकमेंड किया हो। तो ये है सीबीआई की अपॉइंटमेंट कमेटी। तीसरी एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जो इंडिया की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मेन काम है इंडिया के इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना। ईडी के अगर कुछ लीडिंग केसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है आईएनएक्स मीडिया केस, जो ईडी और सीबीआई ने साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेट किया था। 2G स्कैम, येस बैंक स्कैम और मुंबई एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कैम और भी बहुत सारे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके करंट डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम है ये 2 लॉज के प्रोविजंस को एनफोर्स करना। ये 2 कौन से लॉज है? फेमा और पीएमएलए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फेमा डील करता है एक्सचेंज कंट्रोल लॉज से, वहीं पीएमएलए डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से। इन 2 लॉज के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट और कॉफी पोसा एक्ट के प्रोविजंस को भी एनफोर्स करता है। अब चलिए ईडी की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंदर के एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक बॉडी बनाई गई, जिसका नाम है एनफोर्समेंट यूनिट। 1957 में इस बॉडी को रीनेम किया गया एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से इसे ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। फेमा एक्ट के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये पावर है कि जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है, जितना भी घपले वाला अमाउंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उससे 3 टाइम्स अमाउंट एज पेनल्टी इम्पोज कर सकता है।
वहीं पीएमएलए एक्ट के अंदर ईडी के पास ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और सीज कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो 3 सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मेरे ब्लॉग पर भी मिल जाएगी। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.